तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। दोस्तों सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए। दोस्तों याद रखिए कुल कितने मैच खेले गए, तो 22 मैच खेले गए। ठीक है, याद रखिएगा महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए, 22 मैच। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। सेकंड नंबर सवाल है कि फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराया गया। दोस्तों याद रखिएगा कि फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए, तो 2 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी, मणिपुर। ठीक है, क्या हो जाएगा, मणिपुर। यानी कि फरवरी 2023 में किन राज्यों में, तो मणिपुर में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए हैं। जैसे त्रिपुरा में कराया गया है दोस्तों विधानसभा चुनाव, मेघालय में भी कराया गया है और नागालैंड में कराया गया है, लेकिन मणिपुर में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए हैं 2023 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है दोस्तों 3 नंबर सवाल देखिएगा। 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों तो 15 फरवरी। ठीक है, याद रखिएगा कि बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को, तो 15 फरवरी को मनाए जाने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा दोस्तों बिहार का स्थापना कब हुआ था, तो 22 मार्च। याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को। ठीक है, 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था, इसलिए 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है और बिहार दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 4 नंबर सवाल आपके सामने क्या कर रहा है कि भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश क्या है दोस्तों कि ये भारत का जो राज्य है मध्य प्रदेश, ये मसाला उत्पादन में क्या है दोस्तों, अग्रणी है। ठीक है, आगे है। चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों 5 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 2024 तक। ठीक है, यानी पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का जो प्रक्षेपण किया जाएगा कब तक किया जाएगा, 2024 तक। इसरो का स्थापना कब हुआ दोस्तों, याद रखिएगा 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष है वो सोमनाथ है दोस्तों। कौन है, सोमनाथ। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला देते हैं। 6 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 6 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है कि श्री अन्न सम्मेलन यानी कि वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए, नई दिल्ली। ठीक है, श्री अन्न सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया वैश्विक मिलेट्स का आयोजन। ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली में। 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही दिनों में चर्चा में रहा मथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही दिनों में चर्चा में रहा मथुआ जो मेला है का आयोजन किस राज्य में किया गया है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। कहाँ किया गया है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगला देते हैं दोस्तों। 8 नंबर सवाल देखिएगा। 8 नंबर सवाल आपके सामने है कि 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया दोस्तों, तो 70। ठीक है, 70 देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। यानी कि 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों ने के, तो 70 देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 9 जनवरी को। याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे भारत, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और गए कब थे दक्षिण अफ्रीका, 1893 में गए थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देते हैं दोस्तों। 9 नंबर सवाल देखिएगा। 9 है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया है दोस्तों, तो ये नाटू नाटू को दिया गया। याद रखिएगा कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का जो अवार्ड दिया गया है नाटू नाटू, कौन सी मूवी का है दोस्तों नाटू नाटू सॉन्ग, तो यह है दोस्तों RRR का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं दोस्तों। 10 नंबर सवाल देखिएगा। 10 नंबर सवाल आपके सामने है कि मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों। याद रखिएगा कि मिस यूनिवर्स 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है, तो याद कहाँ किया गया दोस्तों, अमेरिका में। ठीक है, याद रखिएगा कि मिस यूनिवर्स 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया, 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका। चलिए अगला देते हैं दोस्तों। 11 नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने क्या कर रहा है कि हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है दोस्तों। याद रखिएगा 11 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा शिवा चौहान को तैनात किया गया। ठीक है, तो हाल ही में किसे, तो शिवा चौहान को विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के ऊपर सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देते हैं दोस्तों 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल आपके सामने है कि इंडोनेशिया मास्टर्स
बैडमिंटन का पुरस्कार एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों? याद किसने जीता है? याद रखिएगा दोस्तों, जोनाथन क्रिस्टी। ठीक है, तो इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का जो मुख्य बैडमिंटन का जो पुरुष एकल का खिताब है किसने जीता है? जोनाथन क्रिस्टी ने जीता है। ठीक है, चलिए अगला देते हैं दोस्तों। 13 नंबर सवाल देखिएगा। 13 नंबर जो सवाल आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय है दोस्तों को क्या है? तो डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देते हैं 14 नंबर सवाल देखिएगा। 14 नंबर सवाल आपके सामने है कि स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है, याद रखिएगा किससे? याद रखिए दोस्तों, तो भगवान शिव से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा कि स्टैचू ऑफ बिलीफ जो प्रतिमा है ये संबंधित है किससे? भगवान शिव से। चलिए अगला देते हैं 15 नंबर सवाल देखिएगा। 15 नंबर सवाल है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, याद रखिएगा कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला देते हैं 16 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया दोस्तों? याद रखिएगा, किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा, अहमदाबाद को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस शहर को? तो अहमदाबाद शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है। अगला देते हैं दोस्तों 17 नंबर सवाल देखिए। 17 नंबर सवाल है कि एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है दोस्तों? याद किसके साथ? तो विस्तारा के साथ। ठीक है, याद रखिएगा कि एयर इंडिया ने किसके साथ? तो विस्तारा के साथ अपने विलय को मंजूरी दी है। 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 देखते हैं दोस्तों आपके सामने, अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा, ये किया जाएगा श्रीलंका के द्वारा। ठीक है, अंडर 19 वर्ल्ड कप की जो मेजबानी है 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा? श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। अगला देते हैं 19 नंबर सवाल देखिएगा। 19 से आपके सामने कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? ये जो स्थान है दोस्तों आपको ध्यान रखना है 126 है दोस्तों। ठीक है, क्या है? 126। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में जो भारत का स्थान है 126 है। अगला देखेंगे 20 नंबर सवाल देखिएगा कि 32वें व्यास सम्मान 2023 में किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? ये सम्मानित किया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। ठीक है, तो 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को। ठीक है, चलिए अगला देते हैं दोस्तों 21 नंबर सवाल देखिएगा। 21 नंबर सवाल आपके सामने क्या कर रहा है कि पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने दोस्तों? तो याद रखिएगा कौन बने हैं? सपना रमेश सेलार। ठीक है, याद रखिएगा कि पाक जलडमरू मध्य दोस्तों ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। याद रखिएगा कि पाक जलडमरू मध्य क्या करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सपना रमेश सेलार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 22 नंबर सवाल। 22 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया है दोस्तों? किसे किया गया है? तो 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, INS द्रोणाचार्य। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे? तो INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 23 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है दोस्तों। याद रखिएगा, तो 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयपुर में। ठीक है, तो भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है, जयपुर में स्थापित की गई है। 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 24 नंबर सवाल देखिएगा। 24 है कि मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया दोस्तों? याद रखिएगा 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नितिन गडकरी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का जो अनावरण है ये नागपुर में किसके द्वारा किया गया है? तो नितिन गडकरी के द्वारा किया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देते हैं दोस्तों आपके सामने 25 नंबर सवाल देखिएगा कि हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो समाज सेवा से है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में इला भट्ट का जो निधन हो गया इनका संबंध किस क्षेत्र से है? समाज सेवा। ठीक है, अगला दोस्तों 26 नंबर सवाल देखिए। 26 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है दोस्तों? तो गोदावरी बेसिन। याद रखिएगा गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा कि गोदावरी नदी की लंबाई कितना दोस्तों? 1465 किलोमीटर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी की लंबाई कितना दोस्तों? गंगा लंबाई है 2525 किलोमीटर।
ठीक है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है दोस्तों? गोदावरी नदी बेसिन जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 27 नंबर सवाल। 27 है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा यह है दोस्तों नाथुला दर्रा, ठीक है। नाथुला दर्रा जो है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, नाथुला दर्रा दोस्तों, ठीक है। अगला है 28 नंबर सवाल देखिएगा कि केसर मिश्रण है दोस्तों किसका? तो केसर जो मिश्रण है दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये बीज एवं कलियों का मिश्रण है, ठीक है। केसर जो मिश्रण है ये बीज एवं कलियों का मिश्रण है केसर। अगला देखते हैं 29 नंबर सवाल देखिएगा। 29 है कि मिकिर की पहाड़ी स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा मिकिर की जो पहाड़ी स्थित है ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम, ठीक है। तो मिकिर की पहाड़ी स्थित है असम में। अगला देखेंगे 30 नंबर सवाल देखिएगा। 30 है कि वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया दोस्तों? याद रखिएगा तो वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन का जो शुरू किया गया था ये कब किया गया था? 1970 में किया गया था। याद रखिएगा 1970 में वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन शुरू किया गया था 1970 में। अगला देखेंगे 31 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 31 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है दोस्तों? तो प्रौद्योगिकी प्रबंधन का संतुलन, ठीक है। याद रखिएगा कि प्रौद्योगिकी प्रबंधन का संतुलन है पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है दोस्तों, यानी कि 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 32 नंबर सवाल देखिएगा कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है दोस्तों? याद रखिएगा तो स्थल रुद्ध है दोस्तों हंगरी। हंगरी जो राजधानी होता है दोस्तों बुडापेस्ट होता है। क्या होता है? बुडापेस्ट जो होता है दोस्तों ये हंगरी की राजधानी होता है बुडापेस्ट, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों यूक्रेन की राजधानी क्या होता है दोस्तों? कीव जो होता है ये यूक्रेन की राजधानी है, ठीक है। रोमानिया की राजधानी क्या होता है दोस्तों? तो बुकेरेस्ट, याद रखिएगा बुके, ठीक है। बुके रेस्ट जो होता है दोस्तों ये किसका राजधानी होता है? ये रोमानिया का राजधानी होता है दोस्तों, ठीक है। कौन सा देश स्थल रुद्ध है दोस्तों? तो हंगरी जो है ये स्थल रुद्ध देश है, ठीक है, जिसका राजधानी होता है बुडापेस्ट। चलिए अगला देते हैं 33 नंबर सवाल। 33 है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है दोस्तों? याद रखिएगा ये जो वनस्पति जलवायु का सही सूचक है यह कथन किसका है? तो यह है दोस्तों थॉनट वेड को। किसका है? थॉनट वेड, यानी कि वनस्पति जो जलवायु का सही सूचक है यह कथन किसका है? थॉनट वेड का है। अगला देखेंगे 34 नंबर सवाल देखिएगा कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी दोस्तों? याद रखिएगा भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रथा है ये किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो याद रखिएगा ये किया गया था दोस्तों 1892 को, ठीक है। यानी कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? 1892 में। चलिए अगला देते हैं 35 नंबर सवाल देखिएगा। 35 है कि निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई दोस्तों? याद रखिएगा अगर बात करते हैं कि 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद की संधि, ठीक है। इलाहाबाद की संधि जो सबसे पहले घटित ना हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देते हैं 36 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। 36 है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था दोस्तों? याद रखिएगा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किसको? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कह के संबोधित किए थे। याद रखिएगा किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में साहित्य के लिए दोस्तों, ठीक है। स्वामी विवेकानंद अगर बात करते दोस्तों कि एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया दोस्तों, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि 12 अगस्त को अगर बात करते हैं 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया था स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 12 अगस्त को, ठीक है, याद रखिएगा 12 जनवरी को क्या राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों 37 नंबर सवाल देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था दोस्तों? याद रखिएगा प्रधान सेनापति था लॉर्ड वेवेल, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है, सॉरी दोस्तों अगर बात करते हैं 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो प्रधान जो सेनापति कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड वेवेल था। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों 9 अगस्त 1942 को दोस्तों, याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। कौन सा नारा दिए थे? करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ हुआ दोस्तों? ये वार्धा के मुंबई में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं दोस्तों कि 38 नंबर सवाल देखिएगा कि मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन नंबर 38 का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 38 है कि मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया है? तो याद रखिएगा ये कोलकाता में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? कोलकाता, ठीक है। तो मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम
प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया है? कोलकाता। तो मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? ये 1906 में हुआ था, याद रखिएगा। किसने स्थापना किया था? तो आगा खां ने किया था। किसने किया था? आगा खां ने मुस्लिम लीग का स्थापना कब किए थे? 1906 में किए थे। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। अगला आपके सामने है 39 नंबर सवाल। देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? बलबन ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा कि बलबन ने दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किए थे, बलबन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है दोस्तों? देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 40 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया दोस्तों? ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 40 का डी हो जाएगा, अमीर खुसरो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था? तो अमीर खुसरो जो था, जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 40 का। अगला देते हैं दोस्तों 41 नंबर सवाल। देखिए 41 आपके सामने कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा चंदावल का युद्ध दोस्तों 1194, ये क्या है दोस्तों? सही है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि तैमूर का आक्रमण 1398, ये भी सही है। तालिकोटा का 1565 दोस्तों, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 41 का क्या हो जाएगा? डी। इनमें सभी क्या है दोस्तों? सही है। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 42 नंबर सवाल। देखिए 42 नंबर सवाल दोस्तों कि जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई दोस्तों? याद रखिएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किए थे। 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देते हैं 43 नंबर सवाल। देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है? 43 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है दोस्तों? याद रखिएगा 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, नर्मदा घाटी में। ठीक है, नर्मदा घाटी में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है कहाँ? नर्मदा घाटी दोस्तों। ठीक है, अगला 44 नंबर सवाल देखिएगा कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो को खोज किसने किया था? 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था दोस्तों मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों ये सिंधु नदी किनारे स्थित है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है दोस्तों मोहनजोदड़ो। ठीक है, याद रखिएगा। हड़प्पा खोज किसने किया था? तो ये 1921 में किया था। किसने? दयाराम साहनी दोस्तों। हड़प्पा जो है ये रावी नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। लोथल जो दोस्तों भोगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल क्या है दोस्तों? एक बंदरगाह है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कालीबंगन कहाँ स्थित है दोस्तों? ये राजस्थान में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में। और कालीबंगन राजस्थान में स्थित है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। अगर देखेंगे दोस्तों 45 नंबर सवाल। 45 है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया दोस्तों? तो किसके द्वारा किया गया था? तो 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। ठीक है, यानी किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन के द्वारा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 46 नंबर सवाल। देखिएगा कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया दोस्तों। तो 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था दोस्तों। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान दोस्तों लागू हुआ था, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला आपके सामने 47 नंबर सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी जो दोस्तों, ये इनमें सभी जो है क्या है दोस्तों? ये सब समवर्ती सूची का, जैसे पुलिस हो गया। ठीक है, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दोस्तों, ये भी सही है। यानी ये भी क्या है दोस्तों? समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये भी क्या है दोस्तों? ये समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। यानी 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 देखेंगे। 48 में सवाल आपके सामने है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है दोस्तों? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 32 को। ठीक है, आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि संविधान की आत्मा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों आपके सामने 49 नंबर सवाल देखिएगा। 49 है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सदस्यता आयोग का वर्णन करता है दोस्तों? याद रखिएगा 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं दोस्तों। अगर बात करते हैं कि भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद, इनमें ना अनुच्छेद 268 भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, 49 का ऑप्शन नंबर बात करते हैं 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 50 नंबर सवाल देखिएगा कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? वो दोस्तों प्राक्कलन समिति, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है?
30 होती है दोस्तों। लोक लेखा समिति में कितना होती है, याद रखिएगा, लोक लेखा समिति में दोस्तों 22 होती है, जिसमें से याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें से अगर बात करते हैं कि 15 जो होता है ये लोकसभा से होता है और 7 कहाँ से होता है दोस्तों, राज्यसभा से होता है। ठीक है, तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, प्राक्कलन समिति, जिसमें सदस्यों की संख्या 30 होता है दोस्तों। ठीक है, अगला देते हैं दोस्तों 51 नंबर सवाल देखिएगा। 51 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा दोस्तों। 51 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2026 तक। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, 2026 तक दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं आपके सामने। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, 52 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। 52 नंबर सवाल कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है दोस्तों किनको, तो राष्ट्रपति को। ठीक है, याद रखिएगा कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का जो अधिकार है किसको है दोस्तों, राष्ट्रपति को है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 53 नंबर सवाल देखिएगा। 53 है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है दोस्तों, वह दोस्तों राज्यपाल। ठीक है, याद रखिएगा कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है, राज्यपाल। ठीक है, 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दोस्तों 54 नंबर सवाल देखिएगा। 54 नंबर सवाल है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है क्या दोस्तों, याद रखिएगा कि सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, याद रखिएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, जैसे कि जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देते हैं दोस्तों 55 नंबर सवाल देखिएगा कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है दोस्तों, याद रखिएगा जो वर्षा की जो मात्रा है निर्भर किस पे करती है, तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 56 नंबर सवाल देखिएगा कि नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है दोस्तों। ठीक है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलन विकास के लिए दोस्तों, सही है दोस्तों। पर्यावरण एवं परिस्थिति के लिए ये भी सही है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए ये भी सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 57 नंबर सवाल देखिए। 57 है कि साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा ये केरल से संबंधित है। साइलेंट वैली परियोजना किससे संबंधित है, केरल से। ठीक है, चलिए अगला देते हैं दोस्तों 58 नंबर सवाल देखिए। 58 है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है दोस्तों, तो पश्चिमी घाट। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक जो जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाट। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 59 नंबर सवाल देखिए। 59 है कि इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा ये संबंधित है टेबल टेनिस से। ठीक है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप जो है दोस्तों किससे संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला देखेंगे दोस्तों 60 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 60 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा सार्क का सदस्य देश कौन सा नहीं है, तो म्यांमार। ठीक है, म्यांमार दोस्तों ये सार्क का सदस्य नहीं, अफगानिस्तान है दोस्तों, श्रीलंका भी है और बांग्लादेश भी है। सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें टोटल कितना देश शामिल है, 8 देश शामिल है। ठीक है, सार्क का जो मुख्यालय है ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 61 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, 61 नंबर सवाल क्या कर दोस्तों आपके सामने, 61 नंबर सवाल देखिएगा। 61 है कि वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा उसे कहते हैं दोस्तों आइसोहेल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं, आइसोहेल कहते हैं, आइसोहेल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों 62 नंबर सवाल। 62 है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है दोस्तों, तो पंडवानी, नवारानी, डागला, ये क्या है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है, यानी 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देते हैं दोस्तों 63 नंबर सवाल देखिएगा। 63 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 6 अप्रैल को। ठीक है, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, 6 अप्रैल को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देते हैं दोस्तों 64 नंबर सवाल है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 में। ठीक है, कब हुए थे, 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1953। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देते हैं दोस्तों
65 नंबर सवाल है कि असम राइफल्स का मुख्यालय स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा, असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग में स्थित है। कहाँ स्थित है? शिलोंग में असम राइफल्स का मुख्यालय स्थित है, शिलोंग में। ठीक है, चलिए अगला देते हैं दोस्तों। 66 नंबर सवाल है कि एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है दोस्तों? तो 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवेश का। ठीक है, एम्पियर सेकेंड जो है ये आवेश की इकाई है। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। 67 नंबर सवाल आपके सामने है कि मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है दोस्तों? तो 67 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, हृदय और मस्तिष्क। ठीक है, तो मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में? तो हृदय और मस्तिष्क में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। 68 नंबर सवाल, प्रत्यवर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया दोस्तों? तो किया गया, याद रखिएगा, किसके द्वारा? तो निकोला टेस्ला के द्वारा। ठीक है, तो प्रत्यवर्ती धारा का जो आविष्कार है ये निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। 69 नंबर सवाल देखिएगा। 69 सवाल आपके सामने क्या कह रहा है कि विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोगुनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। 70 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो लाल रंग का जो विचलन कोण होता है ये सबसे कम होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देते हैं दोस्तों। 71 नंबर सवाल देखिएगा। 71 है कि यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो 71 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक है। क्या है दोस्तों? यानी प्रतिबिंब क्या है दोस्तों? वास्तविक है। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ये गलत हो जाएगा। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? प्रतिबिंब वास्तविक है दोस्तों, ये गलत है। प्रतिबिंब छोटा है, सही है दोस्तों। प्रतिबिंब सीधा है, सही है। प्रतिबिंब पी और एफ के बीच निर्मित है, ये भी सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत है 71 का। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। 72 नंबर सवाल देखिएगा। 72 है कि निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, बात करेंगे कौन सा? ओडोमीटर। ये क्या दोस्तों? ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। जैसे कि हाइड्रोमीटर आधारित है दोस्तों, पनडुब्बी भी है और लैक्टोमीटर भी है, लेकिन ओडोमीटर जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, यानी कि 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देते हैं तो 73 नंबर सवाल। 73 है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा 73 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, मक्खन का खट्टा होना। ये क्या दोस्तों? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला दोस्तों 74 नंबर सवाल। 74 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धउत्पादक पदार्थ नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा, सोडियम सल्फेट। क्या दोस्तों? ये एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। कौन सा? तो सोडियम सल्फेट जो है ये ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है दोस्तों 75 नंबर सवाल। 75 है किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो 75 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी 1। ठीक है, याद रखिएगा, किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 1 होगा दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों 76 नंबर सवाल देखिएगा। तो वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? यानी कहलाते हैं अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अनॉक्सी अम्ल, यानी कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे 77 नंबर सवाल देखिएगा कि मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में रंग कैसा होता है? ठीक है, याद रखिएगा कि मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है दोस्तों? तो ये होता है, याद रखिएगा, पीला गुलाबी होता है दोस्तों। कैसा होता है? पीला और गुलाबी, यानी कि 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देते हैं 78 नंबर सवाल देखिएगा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में, ठीक है, 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, उभयधर्मी होते हैं। क्या होते हैं? उभयधर्मी, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं। अगला देखेंगे 79 नंबर सवाल देखिएगा। 79 आपके सामने क्या कह रहा है कि रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीव ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? याद रखिएगा 79 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। ठीक है, याद रखिएगा कि रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीव ने किन तत्वों के साथ मिलकर, तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। चलिए अगला देते हैं 80 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है दोस्तों? तो 80 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? ये क्या है? कौन सा तत्व है? तो फ्लोरीन जो है ये आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है दोस्तों, फ्लोरीन।
ठीक है। अगला देखेंगे 81 नंबर सवाल देखिए, ग्राफीन क्या है दोस्तों? याद देखिए ग्राफीन है दोस्तों कार्बन का अपरूप, ठीक है। क्या है? ग्राफीन जो है ये कार्बन का अपरूप है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला है दोस्तों आपके सामने 82 नंबर सवाल देखिएगा कि न्यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है दोस्तों? याद रखिएगा 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलियन ऑक्सीजन का, ठीक है। यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किनका न्यूनीकरण होता है? तो विलियन ऑक्सीजन का होता है दोस्तों, ठीक है। अगला देखेंगे 83 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है दोस्तों? तो 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोथैलस। क्या है दोस्तों? प्रोथैलस जो है एक कीटभक्षी पौधा नहीं है, ठीक है। अगला देखेंगे 84 नंबर सवाल देखिएगा कि पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है दोस्तों? ठीक है, तो 84 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थियोफ्रेटस को, ठीक है। थियोफ्रेटस को पहला वनस्पति विज्ञानी माना जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला देखेंगे 85 नंबर सवाल देखिएगा कि एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो 85 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, पेनिसिलिन, ठीक है। एंटीबायोटिक जो है निम्नलिखित में किस से प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 86 देखेंगे, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है दोस्तों? तो 86 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी हो जाएगा दोस्तों, साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन, ठीक है। तो कौन सा पादप हार्मोन? तो साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन है, ये कोशिका विभाजन से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 87 नंबर सवाल देखिएगा कि श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का, ठीक है, श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का, ठीक है, क्या पाइरुवेट में विखंडन होता है? किसमें विखंडन होता है? तो पाइरुवेट में विखंडन होता है दोस्तों। यानी 87 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 88 देखेंगे दोस्तों, देखिए 88 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? याद रखिएगा 88 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, मार्केसिया, ठीक है। मार्केसिया जो आता है ये ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, मार्केसिया, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 89 नंबर सवाल देखिएगा, 89 है दोस्तों कि उस वाहिनी का नाम क्या है, ठीक है, जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है दोस्तों? उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका जो नाम है शुक्रवाहिका है दोस्तों। क्या है? शुक्रवाहिका। यानी कि उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? शुक्रवाहिका, ठीक है। 90 नंबर सवाल देखिएगा, 90 है कि हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है? क्या काम है दोस्तों? हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है? तो वो है तो आंख की फोकस दूरी को बदलना, ठीक है। आंख की फोकस दूरी को बदलना क्या दोस्तों? ये हमारी आंखों में लेंस का काम है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 91 नंबर सवाल देखिएगा कि रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों, याद रखिएगा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी का 1 से 4 दिन होता है दोस्तों, ठीक है। तो रक्त में पाया जाने वाला जो घटक होता है वो शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है कौन? तो आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल। अगला देखेंगे 92 नंबर सवाल देखिए, 92 है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है? याद रखिएगा ये होता है सेवाओं का निर्यात, ठीक है, याद रखिएगा कि अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, यानी कि 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 93 देखेंगे दोस्तों आपके सामने, 93 नंबर सवाल देखिएगा कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों? ठीक है, तो 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकीकृत ग्रामीण विकास, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास, 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94 देखेंगे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है दोस्तों? याद रखिए ये होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो समानता क्या अर्थ होता है? श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, 94 का ऑप्शन नंबर सी। 95 देखेंगे, ठीक है, 95 है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1949 में, ठीक है। तो 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों आपके सामने 96 नंबर सवाल देखिएगा। 96 दोस्तों आपका जो मैथ का सवाल है, इसको 96 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, याद देखिएगा सी हो जाएगा 70 दोस्तों, ठीक है। इसको आप लोग बना लीजिएगा, 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 70। अगर दोस्तों 97 नंबर सवाल देखिएगा, 97 का जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने, इसका हो जाएगा दोस्तों सी, अपरिमेय संख्या। क्या है दोस्तों? ये क्या है? यह एक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या है दोस्तों, ठीक है। परिमेय संख्या किससे कहते हैं? जो p बटा q के रूप में हो परिमेय कहते हैं, और जो q इज नॉट इक्वल टू 0 हो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं, ठीक है। उसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 98 नंबर जो सवाल है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 945 रुपया। क्या हो जाएगा? 945 रुपया, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। 99 का जो सवाल हो जाएगा दोस्तों, आप सवाल देखिएगा 99 का क्या है?
99 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने 11,712 रुपया। क्या हो जाएगा? 11,712 रुपया। आज का लास्ट सवाल दोस्तों 100 नंबर जो सवाल है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा, ये इसका हो जाएगा दोस्तों 6 घंटा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।